हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला और उस दौरान भारतीय राजनीति में क्या क्या चीजें बदली और उसका भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महात्मा गांधी 1915 में भारत आ गए और उसके बाद उन्होंने किस तरह से इस पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाया। और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के आगमन के बाद 1915 से लेकर 1947 तक अलग अलग रूपों में चलता रहा, तो किस तरह से गांधी जी ने उसको संचालित किया, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़े किए और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गांधी जी के विचारों पर और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, जो कि एक दमनकारी कानून बनाया था अंग्रेजी सरकार ने और किस तरह से भारतीय लोगों ने उसके खिलाफ संघर्ष किया, भारतीय नेताओं ने उसके खिलाफ संघर्ष किया। और बाद में हम लोग बात देखेंगे जलियांवाला बाग, एक विभत्स हत्याकांड जो भारतीय इतिहास में दर्ज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ। इसके बाद हम लोग खिलाफत समिति, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन की बातें करेंगे। तो आइए, सबसे पहले भारत में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था 1915 में। तो इसको मैं लिख देता हूँ, 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से आए थे। ये बातें पिछले वीडियो में हमने कर ली है। अब देखते हैं महात्मा गांधी का जो विचार था वो था सत्याग्रह का विचार। तो सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह को समझते हैं। सत्याग्रह जैसे कि इस शब्द से समझ में आ रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। तो इसका अर्थ हुआ सत्य के लिए आग्रह। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह का सीधा सा मतलब ये है कि सत्य के मार्ग पर चलना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर है। इस विचार का मूल यह है कि इसमें हम लोग जो अन्याय करता है, जो अन्याय करने वाला है, जो शोषण करने वाला है, उसकी आत्मा को झकझोरने का प्रयास करते हैं, अपने अपने आप को अहिंसा के मार्ग पर रखते हुए, मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहते हुए केवल सच के साथ खड़े रहकर हम अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं। और जो अन्याय करने वाला है उसको उसकी आत्मा को इतना झकझोरते हैं कि उसको खुद अपनी गलती का एहसास हो। तो इसी विचारधारा को नाम दिया गया है सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के विचार को आगे ले जाते हुए भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले उन्होंने, जब भारत वो वापस आए तो उन्होंने 3 सत्याग्रह चलाए थे। एक था चंपारण सत्याग्रह। अब ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो चंपारण सत्याग्रह देखिए, चंपारण जो है कहां पर है, ये है बिहार में। तो ये हमारे मैप का भी क्वेश्चन है कि आपको मैप में बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि चंपारण को लोकेट करिए। तो भारत के नक्शे में बिहार में चंपारण है। तो 1916 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो कि बागान मजदूरों के समर्थन में यह सत्याग्रह चलाया गया। बागान मजदूरों से जिस तरह से अंग्रेजी सरकार कर वसूल कर रही थी गैर कानूनी तरीके से, या उनको इतना शोषण कर रही थी कि उनको जबरदस्ती ज्यादा कर देने के लिए मजबूर कर रही थी, तो उस स्थिति से लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1916 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया 1917 में। खेड़ा एक जगह है गुजरात में, जहां पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के समर्थन में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया, क्योंकि 1918 में बहुत बड़ा अकाल आया था भारत में, जिसमें कई मजदूर, कई किसानों की या कई भारतीयों की जान गई थी। और ऐसे में फसलें खराब हुई थी, क्योंकि वो अकाल का समय था, फसल खराब हुई थी, किसानों की उपज इतनी अच्छी नहीं हुई थी कि वो कर दे सके। फिर भी खेड़ा में सरकार भारतीयों को मजबूर कर रही थी कि ज्यादा कर दें। इस सिचुएशन से महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। खेड़ा सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई और यह एक सफल आवाज उठाई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने में मजबूर किया उन्होंने। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चला, जो कि अहमदाबाद जो कि सूती कपड़ा कारखाना
हुआ करता था, वहां वहां के मजदूरों के समर्थन में उन्होंने ये आंदोलन किया 1918 में। तो इस तरह से हमने देखा कि महात्मा गांधी ने वापस आने के बाद 3 मुख्य सत्याग्रह चलाए, जिनमें से पहला था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह और तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1916 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जो भारतीय इतिहास में काले कानून के रूप में दर्ज है, और उस कानून का नाम है रॉलेट एक्ट। इसको प्रस्तावित किया था 1919 में। इसको पारित करने का प्रस्ताव जो था वो 1919 में था। अब रॉलेट एक्ट क्या था? यह एक दमनात्मक कानून था। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो भी चीजें चल रही थी, उसको दबाने के प्रयास में उन्होंने इस कानून को लेकर आए, रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश पुलिस को यह अधिकार मिल जा रहा था कि किसी भी राजनीतिक कैदी को वो 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के। तो 2 साल तक वो राष्ट्रवादियों को या राजनीतिक गतिविधि करने वालों को, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक वो जेल में रख सकते थे, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के, बिना किसी अदालत के। तो ये कानून था रॉलेट एक्ट, जिसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और महात्मा गांधी इसके विरोध में उठ खड़े हुए। उनको लगा कि ये तो एक शोषण की पराकाष्ठा है। मतलब इससे ज्यादा शोषण क्या होगा कि जब किसी भी व्यक्ति को वो शक के आधार पर केवल जेल के अंदर डाल सकते थे। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाने का निर्णय किया, और उस सत्याग्रह का नाम दिया गया रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह उन्होंने एक देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का प्रयास किया। जगह जगह रैली निकाली गई, हड़तालें शुरू हुई, जुलूस निकाले गए, दुकानें बंद कर दी गई। एक तरह से बंद का आह्वान किया महात्मा गांधी ने, और बड़ी मात्रा में दुकानें बंद कर दी गई। जुलूसों का आयोजन हुआ, जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हुए, ब्रिटिश वस्तुओं को आग लगा दिया गया, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। इस तरह की चीजें उस सत्याग्रह में या उस रॉलेट आंदोलन में चलने लगी, जिसका ब्रिटिश सरकार जैसे काफी भयभीत हो गई, क्योंकि भारी मात्रा में जन आक्रोश वो देखकर ये एक ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी सरकार जो है इस प्रकार के जन आक्रोश को देखकर भयभीत हो जाएगी। और जब कोई सरकार भयभीत हो जाती है तो वो अपनाती है रास्ता हिंसा का। हिंसा का रास्ता कोई तभी अपनाता है जब वो डर जाता है। तो ब्रिटिश सरकार भी डर गई इस प्रकार के हड़तालों से, जुलूसों से, रैलियों से, बंद से, क्यों उन्होंने इसको दबाने के लिए बल प्रयोग करना शुरू किया। एक दमनात्मक तरीके से विरोध को कुचलने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। अब इस सिलसिले को हम देखते हैं 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 का दिन, ये वैसाखी का दिन था। इस दिन पंजाब में काफी मात्रा में लोग इकट्ठा होते थे और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। तो 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग के अंदर, जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है, अमृतसर में एक मैदान है जहां पर भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए वैसाखी के त्योहार को मनाने के लिए और रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने के लिए भी। तो अब जो जलियांवाला बाग जहां पर बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए थे, उसको दबाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भयभीत थी कि वो नहीं चाहते थे कि लोग एक दूसरे के साथ दिखे, एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ कोई साजिश रचे या कोई निर्णय ले या कोई अलग तरीके का क्रिया प्लान करे, योजना बनाए। तो उस चीज को वो हर कीमत पर रोकना चाहते थे। तो जो वहां पर ब्रिटिश पुलिस के जो अध्यक्ष थे, जिसके अंडर में ये पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो थे जनरल डायर। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे किस पुलिस अध्यक्ष का हाथ था। तो आंसर हो जाएगा जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया, इसने उस मैदान को चारों तरफ से पहले बंद करवाया और उसके बाद उस भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी। वहां पर कई लोग मारे गए, क्रूरता पूर्वक एक पूरी हत्या हुई, एक भारी मात्रा में हत्या हुई।
और बाद में जनरल डायर ने अपना बयान दिया था कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि भारतीयों के ऊपर एक नैतिक प्रभाव पड़े, मतलब भारतीयों को डराने के लिए इस तरह की विभत्स हत्याकांड की गई ताकि भारतीयों के अंदर ये डर पैदा हो और वो फिर कभी ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून का विरोध ना करे या आजादी प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की गतिविधि में शामिल ना हो और वो निरंतर भारत के ऊपर शासन करते रहे। तो ऐसी मानसिकता के साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड को किया गया था। अब इसके बाद भारी बात, जब जैसे जैसे ये पूरा समाचार फैलता गया, क्योंकि उस समय तो मोबाइल थे नहीं तो इतनी जल्दी समाचार इधर से उधर नहीं होते थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये समाचार आसपास के शहरों में क्षेत्रों में फैलता गया और लोग जैसे जैसे इसके बारे में पता चलता गया लोग सड़कों पर उतरने लगे, लोगों के अंदर भारी आक्रोश था, फिर से हड़तालें होने लगी, बंद होने लगे, आंदोलन होने लगे, जगह 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 जुलूस निकालने लगे, लोग रैलियां निकालने लगे। तो इस तरह की चीजें, और फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इसके खिलाफ फिर से उन्होंने दमनात्मक नीति अपनाई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ऐसी चीजों से हमेशा डरती थी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि भारतीय इकट्ठा हो, उनके अंदर किसी प्रकार की चेतना आए, उनके अंदर किसी प्रकार की जागरूकता आए और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करे। ब्रिटिश सरकार ये कतई नहीं चाहती थी। तो जब भी भारतीय ऐसा कोई कोशिश करते थे वो हमेशा उसको दबाने का प्रयास करते थे। तो इसी प्रकार जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की समाचार आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे तो लोग इसके खिलाफ आक्रोशित हुए, इकट्ठा हुए और ब्रिटिश सरकार ने भी हिंसात्मक रूप से उनको दबाने की कोशिश की। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत हिंसा हुई, निर्ममता पूर्वक ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कुचलने लगी, लोगों को नाक रगड़ने में मजबूर किया। इस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां सामने आई। इसके बाद में इतनी हिंसा फैलता हुआ देख महात्मा गांधी ने इस रॉलेट सत्याग्रह को बीच में स्थगित किया, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके सत्याग्रह में किसी प्रकार की हिंसा हो। आगे हम लोग देखेंगे इसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि की वजह से महात्मा गांधी ने आगे असहयोग आंदोलन को भी एक बार रोक दिया था। उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ अब हम लोग बात करेंगे मार्च 1919 में बनी खिलाफत समिति की। तो खिलाफत समिति जो कि बंबई में बनी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि खिलाफत समिति क्या है। तो खिलाफत समिति मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको बताया था कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसमें मित्र देशों की जीत हुई थी, अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देशों की जीत हुई थी और धुरी शक्तियों की हार हुई थी। धुरी शक्तियों में जो देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्की, ऑटोमन तुर्की। तो ये चार देश थे जिनकी हार हुई थी। अब जो ऑटोमन तुर्की थे, ऑटोमन तुर्की, इसके जो सम्राट थे उनको पूरी दुनिया के मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु समझते थे। ऑटोमन तुर्की के सम्राट को पूरी दुनिया के मुस्लिम अपना धार्मिक गुरु समझते थे, अपना खलीफा मानते थे उन्हें। और जब ये प्रथम विश्व युद्ध हार गई तुर्की, तो ये ऐसी अफवाह फैली कि अब ऑटोमन तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन एक बहुत ही असम्मानजनक संधि थोपने जा रही है तुर्की के ऊपर, जिससे कि ऑटोमन तुर्की के सम्राट का सम्मान पूरी तरह से छिन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक भारी आक्रोश फैल गया और इसी सिलसिले में मार्च 1919 में खिलाफत समिति बनी बंबई में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि भारत में जो सरकार थी उस समय वो ब्रिटेन की सरकार राज कर रही थी, ब्रिटिश सरकार थी। तो उसके खिलाफ खिलाफत समिति बनी। इसमें दो अली बंधु जो थे वो मुख्य उन्होंने भूमिका निभाई इस समिति में। वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने पूरे भारत में यात्रा की और खिलाफत समिति के समर्थन में खिलाफत समिति के लिए समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने पूरे भारत में जगह जगह यात्रा की। अब महात्मा गांधी ने इसको किस तरह से देखा? महात्मा गांधी हमेशा से ये चाहते थे कि वो इस प्रकार का कोई आंदोलन खड़ा करे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसमें भारतीय समाज का हर वर्ग शामिल हो, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, अमीर भी हो, गरीब भी हो, महिलाएं भी हो। तो समाज का हर वर्ग जब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में शामिल होगा तभी उस संघर्ष को एक वो व्यापक रूप दे पाएंगे और वो संघर्ष कारगर होगा और ब्रिटिश सरकार घुटने टेकने पे मजबूर होगी। ऐसा तभी होगा जब समाज का हर एक वर्ग उस आंदोलन में शामिल होगा। तो इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने
खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया और वो चाहते थे कि वो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत करे। वो एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करे जिसमें सभी वर्गों का समर्थन हो। तो वो मुस्लिम समर्थन भी चाहते थे भारतीय आंदोलन में, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को चलाने की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने खिलाफत समिति को भी समर्थन दिया ताकि उनको मुस्लिम समर्थन भी मिल सके। इसके आगे की चीजें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो बताना चाह रहा था आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।